तो ये जो स्थिति बनी हुई है पूरी दुनिया के लिए एक भयावह स्थिति है। लेकिन आखिरकार ये स्थिति बनी क्यों? इसके लिए जरा इतिहास के पन्नों को पलटना जरूरी है और इतिहास के पन्नों को जब आप पलटेंगे तो फिर ईरान का इतिहास क्या रहा है, क्यों ईरान आज इस मोड़ पर आकर खड़ा हुआ है और ये वो खौफ का मुहाना जहां पर ईरान आज पहुंचा हुआ है, स्थिति ऐसी इजराइल के साथ बन गई है। इसी को समझने के लिए आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज पर ये खास पेशकश तेहरान फाइल्स। Iran calls Israel the small Satan. It calls America the great Satan. And this is why for decades it's led millions in the chance of death to Israel and death to America. There's a lot of bad things happening. No, I think it's safer for them to evacuate. ये आज का तेहरान है, जहां आसमान से बारूदी बारिश हो रही है। इजरायली मिसाइलें शोले बरसा रही हैं। शहर को शमशान बना रही है। तेहरान की फिजाओं में बारूदी गंध है, जिससे लोगों में भय है, खौफ है, डर है। और अब अमेरिका की एंट्री ने इस डर को और बढ़ा दिया है। अमेरिका ने रविवार सुबह 4:30 बजे ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। ये ठिकाने फोर्डो, नंताज और इस्फहान हैं। अमेरिकी सेना ने फोर्डो में न्यूक्लियर साइट पर B-2 बॉम्बर से GBU-57 बम गिराए हैं। हमले से पहले ही अनुमान लगा लिया गया था फोर्डो न्यूक्लियर साइट को तबाह करने के लिए 2 बंकर बस्टर की जरूरत पड़ेगी। वहीं इस्फहान और नंताज में अमेरिका ने 30 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें दागी। इन्हें 643 किलोमीटर दूर अमेरिकी पनडुब्बियों से लॉन्च किया गया था। The U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. इधर तेहरान ने साफ कर दिया है वो झुकने वाला नहीं है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बेन गुरियन एयरपोर्ट समेत कई अहम ठिकानों पर हमला किया। इस जवाबी हमले को ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस 3 का नाम दिया गया। ईरानी सेना ने इस हमले में लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ईरान भले आज मुश्किल दौर में है, लेकिन इतिहास के पन्ने बताते हैं कि ईरान बुरे दौर से खुद को निकालना जानता है। ईरान शिक्षा का भी दुनिया में एक बड़ा केंद्र रहा। यहाँ दुनिया भर से हर साल लाखों छात्र अच्छी शिक्षा लेने के लिए पहुंचते हैं, जिसमें भारतीय छात्र भी शामिल हैं। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक ईरान में 10,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी रहते हैं, जिनमें 1500 से ज्यादा छात्र हैं। इनमें बड़ी संख्या मेडिकल एजुकेशन हासिल करने वाले छात्रों की, और इसके 3 बड़े कारण हैं। एक तो कम खर्च, दूसरा गुणवत्ता और तीसरा सांस्कृतिक समानता। आज सुर्खियां ईरान से लौट रहे छात्र हैं, जिनके चेहरों पर जान बचने की खुशी है। ये ईरान के अलग अलग शहरों में रहकर तालीम ले रहे थे। ईरान की समृद्ध कला, संस्कृति और इतिहास
ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के छात्रों को आकर्षित करते हैं। जिन छात्रों की फारसी भाषा में खास दिलचस्पी है वो ईरान को एक बेहतरीन जगह मानते हैं। ईरान की यही खूबसूरती, संस्कृति, सभ्यता सालों से लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है, वो भी तब जब ईरान अपने मॉडर्न सोच से कट्टरपंथी विचारधारा तक बदलता रहा है। ये तस्वीर भी कभी तेहरान की पहचान हुआ करती थी। रंग बिरंगे कपड़े, हाथों में किताबें, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती महिलाएं, ये उस ईरान की तस्वीर है जो कभी पश्चिमी देशों से भी ज्यादा खुली सोच का था। जब ईरानी महिलाएं घर से निकलने से डरती नहीं थी, अपने चेहरों को ढकने को मजबूर नहीं थी, छोटी स्कर्ट पहनने से घबराती नहीं थी, तब ईरान को इस्लामी देशों के बीच सबसे मॉडर्न माना जाता था। तेहरान का माहौल न्यूयॉर्क, पेरिस या लंदन जैसे शहरों से किसी मायने में कम नहीं था। (1979) से पहले तेहरान जो था बिल्कुल एक यूरोपियन सिटी की तरह से था। नाइट क्लब्स थे, बहुत अच्छे अच्छे बार्स थे वहाँ के ऊपर। सोसाइटी जो मिडिल क्लास सोसाइटी थी बड़ी वेस्टर्नाइज थी। लेकिन दूसरी तरफ तेहरान एक बहुत गरीब भी था, काफ़ी वहाँ पे गुर्बत भी थी वर्किंग क्लास एरियाज़ में। शाह ऑफ ईरान के पीरियड में एक मिडिल क्लास बहुत छोटा सा था, नंबर 1। नंबर 2 बात ये थी कि वो लोग जो सेना से जुड़े हुए थे वो बहुत संपन्न थे, और जो कुछ डेवलपमेंट था वो 2-3 शहरों में अर्बन सेंटर में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ था, वो भी अमेरिकन और उन की मदद से हुआ था। और इस दौर में शाह के खिलाफ आयतुल्लाह रुहुल्लाह खमैनी ने अपनी आवाज बुलंद कर रखी थी, जिससे शाह को अपने सिंहासन पर खतरा महसूस होने लगा। उन्होंने आयतुल्लाह रुहुल्लाह खमैनी को देश निकाला दिया, लेकिन शाह के लिए असली मुश्किल खड़ी हुई 1951 में, जब ईरानी राष्ट्रवादी नेता मोहम्मद मुसद्दिक चुनाव में प्रधानमंत्री चुन लिए गए और शाह को ईरान छोड़कर भागना पड़ा। कहते हैं तब ब्रिटेन और अमेरिका ने मुसद्दिक का तख्ता पलटकर फजलुल्लाह जहीदी को नया प्रधानमंत्री बनवाया, जिससे तेहरान में मोहम्मद रिजा शाह पहलवी की वापसी हो सकी। रजा शाह की गवर्नमेंट धीरे धीरे काफ़ी अनपॉपुलर हो गई थी वहाँ के ऊपर, और रजा शाह पहलवी जो वहाँ पे थे 1953 में उनको हरा के वहाँ पे एक पॉपुलर गवर्नमेंट आ गई थी जिसके लीडर थे मुसद्दिक। उसके बारे में कहा जाता है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर उनके खिलाफ कू ऑर्गेनाइज कराया था, और शाह जो वापस छोड़ के मुल्क चले गए थे उनको दोबारा से लाया गया। उसके बाद से बड़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इन्हीं ने बनाई, और जो कि काफ़ी जिसमें कोई किसी भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत हो रहे थे, और तभी तो इतनी बड़ा रेवोल्यूशन हो गया पब्लिक का, और वो जो कि बहुत पीसफुल था। तो तेहरान में एक बार फिर से शाह का राज था, सब सही चल रहा था, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं चल सका। 1963 में शाह ने श्वेत क्रांति का ऐलान किया। आर्थिक और सामाजिक सुधार के लिहाज से ये बड़ा कदम था, लेकिन तेहरान को पश्चिमी मूल्यों की तरफ ले जा रहा था, और इसीलिए जनता ने खुद इसका विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद आया साल 1971, जिसमें हुआ एक जलसा। शाह के शासन और तेहरान के मॉडर्नाइजेशन के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। 1971 में पर्शियन साम्राज्य के 2500 साल पूरे हो रहे थे। ऐसे में शाह ने एक बड़े जलसे का प्लान बनाया। ये जलसा पर्शिया के पहले शासक साइरस के मकबरे के पास हुआ। 30 किलोमीटर के दायरे को पार्टी के लिए तैयार किया गया। 600 किलोमीटर की रोड बिछाई गई। रेशम के भव्य शामियाने बने। पेरिस के सबसे नामचीन हलवाई और उनकी टीम आई। पेरिस से बर्तन, स्विट्जरलैंड से वेटर बुलाए गए। जो मेहमान आने वाले थे उनके पालतू जानवरों तक के लिए खास इंतजाम था। 3 दिन तक पार्टी चली। तब इस पार्टी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे महंगी पार्टी के नाम से दर्ज किया गया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जनता भड़की हुई थी, और 1978 का सितंबर आते आते जनता का गुस्सा फूट पड़ा। पहलवी के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होने लगे। इनकी अगुवाई मौलवी कर रहे थे। कहा यह जाता है कि इन मौलवियों को फ्रांस में बैठे हुए आयतुल्लाह रुहुल्लाह खमैनी से निर्देश मिल रहे थे। फिर 16 जनवरी 1979 को आखिरकार रजा पहलवी को अपने परिवार के साथ
देश छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा और 14 साल बाद तेहरान में वापसी हुई आयतुल्ला रूहुल्लाह ख़ुमैनी की। तेहरान आते ही खुमैनी ने जनमत संग्रह करवाया। इसमें 98% से ज्यादा लोगों ने ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बनाने के पक्ष में वोट दिया, जिसके बाद ईरान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हो गया। इसे ही ईरान की इस्लामिक क्रांति कहा जाता है। जैसे जैसे अपोजिशन शुरू हुआ वैसे वैसे रिजीम ज़्यादा ज़्यादा ऑप्रेसिव होती चली गई। हज़ारों लोग टॉर्चर, डेथ सेल गायब हो गए, बहुत से लोगों को गायब कर लेना, इस तरह की जो नीति थी उनकी वजह से रिजीम बहुत बदनाम हो गई थी। और पहले यूथ खड़ा हुआ उसके ख़िलाफ़, जिसको बुरी तरह से इन दबाने की कोशिश की। तो फिर बाद में आयतुल्ला ख़ुमैनी की अपील पे वहाँ बाकी सब लोग निकल आए। दूसरी बात ये भी है कि ईरान में क्लर्जी का यानी मौलवियों का एक हमेशा से रोल रहा है। जब 61-62 में जब वाइट रेवोल्यूशन आ रहा था, जब इनकी प्रॉपर्टी, उस समय भी क्लर्जी ने बहुत बड़ा रोल किया था, एक लड़ाई लड़ी थी शाह से। उधर इस्लामिक क्रांति के बाद तेहरान बदलने लगा और अब ये 1979 से पहले वाला तेहरान नहीं रह गया था। ईरान एक कट्टर इस्लामिक मुल्क बनने लगा जो धार्मिक मान्यताओं का पालन पूरी कट्टरता से करता और करवाता भी। महिलाओं के कपड़ों से लेकर लोगों की इबादत तक से जुड़े नियम और कड़े होने लगे। इन नियमों पर ईरानी सरकार खुद कड़ी नजर रखती। नियम तोड़ने पर सख्त सजाएं दी जाने लगी। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से घटाकर 13 साल कर दी गई। मेल गार्जियनशिप कानून लागू किया। इसके तहत हर लड़की और महिला का एक पुरुष अभिभावक होना अनिवार्य है, जिसकी लिखित अनुमति के बगैर वो ना कॉलेज में एडमिशन ले सकती है, ना नौकरी कर सकती है, ना शादी कर सकती है, ना यात्रा कर सकती है, ना प्रॉपर्टी खरीद सकती है, ना बैंक अकाउंट खुलवा सकती है और ना ही अबॉर्शन करवा सकती है। महिलाओं के लिए हिजाब भी अनिवार्य कर दिया गया। औरतें वहाँ पे बुर्का नहीं है बल्कि हिजाब है या चादर पहनती हैं, तो आपको साफ साफ दिखाई देगा अर्बन रूरल डिवाइड। हिजाब कंपलसरी था तो उस पर बहुत सख्तियाँ भी थी। जो महसा ईरानी जो लड़की को की जो हत्या भी, उसके बाद और लड़कियों का जो मूवमेंट हुआ था, उसके बाद से अब हिजाब पे वो नहीं बोलते। अब हम अगर ये सोचें कि जैसे अरब देशों में हो रहा था लड़कियों के साथ, वो व्यवहार नहीं था। लेकिन ये कि लड़कियों को ये मंजूर नहीं था, बल्कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा डिमांड है लड़कों का भी मर्दों का भी है कि जो सोशल इश्यूज़ हैं उसमें गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करनी चाहिए, जैसे हिजाब है या और दूसरी चीज़ें हैं। ईरान ने 1995 में ऐसा कानून बनाया जिसके तहत अफसरों को यह अधिकार मिला कि वो 60 साल तक की महिलाओं को बिना हिजाब निकलने पर जेल में डाल सकते हैं। इतना ही नहीं, ईरान में हिजाब न पहनने पर 74 कोड़े मारने से लेकर 16 साल की जेल है, जिसका समय समय पर विरोध होता रहा है। इसे लेकर एक बड़ा आंदोलन तब हुआ जब 16 सितंबर 2022 में 22 साल की महसा अमीनी की मौत पुलिस कस्टडी में हुई। अमीनी को बिना हिजाब तेहरान में घूमने पर गिरफ्तार किया गया था। अमीनी की मौत से नाराज ईरानी महिलाएं अपने बाल काटकर वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगी। तेहरान सरकार ने इस विरोध प्रदर्शन को बेहद क्रूरता से कुचला। लेकिन इस बार तेहरान के सामने बड़ा संकट है। इसका अंजाम तेहरान का भविष्य तय करेगा। कट्टरपंथी सोच रखने वाले ईरान की हसरत मिडिल ईस्ट का खलीफा बनने की है। इसी कोशिश में परमाणु शक्ति बनना है। उसकी यही हसरत आज उसे जंग के मैदान में ले आई। इस जंग का नतीजा जो भी हो, लेकिन सच यही है, तेहरान एक कड़ी परीक्षा से गुजर रहा है। सवाल यह भी है कि ईरान में मौजूदा इस्लामिक शासन बरकरार रहेगा या एक बार फिर ईरान की सत्ता बदलेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।